नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे रशिया के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दोस्तों रशिया के बारे में फैक्ट्स की एक वीडियो में पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो राइट में आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रशिया यूएफओ साइटिंग के लिए बड़ा ही फेमस है। यहाँ पर मैं 2-3 केस आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के जरिए रशिया में यूएफओ साइटिंग को लेकर। 11 अक्टूबर 1989 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल में कहा गया कि यूएफओ लैंडिंग कोई फैंटेसी नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। ये आर्टिकल आगे बताता है कि 1989 में सोवियत प्रेस एजेंसी तास ने उस समय पर इस बात को काफी जोर देकर कहा था कि सदर्न रशिया के शहर वोरोनेज में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर यानी कि एक एलियन को देखा गया था। यहाँ पर इस आर्टिकल में उस क्रीचर यानी कि एलियन के बारे में बताया गया है कि इस एलियन की 3 आंखें थीं। लेफ्टिनेंट मैथवेव जो खुद को इस बात का आई विटनेस कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था, क्योंकि उन्होंने उस एलियन के साथ साथ उसकी यूएफओ को भी देखा था जो बिना आवाज किए बहुत तेज स्पीड से और बहुत ही कम ऊंचाई पर भी उड़ पा रही थी। दोस्तों दूसरा एक बड़ा ही रिसेंट का केस है। द जेरूसलम पोस्ट में 7 अप्रैल 2023 को छपे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक यूएफओ को रशिया के लेनिनग्राड ओब्लास्ट शहर के लेनिनग्राड न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर स्पॉट किया गया था। हालांकि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन एक रशियन ऑफिशियल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये कोई ड्रोन या कोई एरोप्लेन नहीं था, क्योंकि ये बहुत तेजी से और बिना आवाज किए उड़ रहा था। एक और आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था मार्च 2023 को, जिसमें बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग शहर के एयरपोर्ट से कुछ समय के लिए सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, वहां पर एक यूएफओ जैसा कुछ स्पॉट किए जाने के बाद। दोस्तों 15 फरवरी 2013 को रशिया के चेल्याविंस्क शहर में रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर था। एक 20 मीटर चौड़ा एस्टेरॉइड 69,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की तरफ को आ रहा था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही ये जलने लगा और अर्थ की सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया, जिससे कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे 30 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। जो लोग इस तरह के इवेंट्स को एनालाइज करते हैं उनका मानना है कि अगर ये एस्टेरॉइड अर्थ की सरफेस से टकराया होता तो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक तबाही मचा सकता था। लकीली एक्सप्लोजन अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ और लोगों को बहुत ही माइनर सी इंजरीज हुई थी, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स को काफी बुरी तरह से डैमेज हुआ था। दोस्तों 1993 में यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने पहली बार ये खुलासा किया था कि रशिया के पास अर्ली 1980s से ही डूम्सडे मशीन है। दोस्तों डूम्सडे मशीन या पेरीमीटर या फिर डेड हैंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एक कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक होने पर उस कंट्री के सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर पूरी दुनिया पर रैंडमली कहीं भी अटैक करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि रशिया में वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल रूट है जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करता है और इसको ट्रांस साइबेरियन रेल रूट कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इसको 19th सेंचुरी के एंड में इसलिए बनाना शुरू किया गया था क्योंकि रशिया वर्ल्ड ट्रेड में यूके के इन्फ्लुएंस को कम करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था, यूरोप को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करके इस रेल रोड के जरिए। अलेक्जेंडर 3 के फाइनेंस मिनिस्टर का मानना था कि ऐसा करके यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड में लगने वाले टाइम को आधा किया जा सकता है, और फिर 1891 में इसके कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया था। दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन में कुल 85,000 लोग लगे थे और 1916 में इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 770 मिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन यूएस डॉलर के बीच में थी। इस रेल रूट को 3 पार्ट्स में बनाया गया था और फाइनली इसको 1905 में पूरा किया गया था। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के नॉन एग्रेशन पैक्ट के चलते जर्मनी ने भी ट्रांस साइबेरियन रेल रूट का यूज किया था जापान से सामान को लाने और ले जाने में। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद इसका यूज बहुत कम हो गया था, लेकिन रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट और टूरिज्म बढ़ने की वजह से इसका यूज फिर से बढ़ गया है पिछले कुछ सालों से। दोस्तों इस रेल रूट के साइबेरिया से होकर जाने वाले पार्ट को सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे परमाफ्रॉस्ट से, और परमाफ्रॉस्ट की वजह से खतरा न सिर्फ इस रेल रूट को है बल्कि साइबेरिया में बसे शहरों को भी है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि परमाफ्रॉस्ट क्या है और कैसे इसकी वजह से इस रेल रूट और शहरों को खतरा है, तो मैं इस चैनल पर परमाफ्रॉस्ट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर
लीजिए ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर दें। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि सेंट बेसिल्स कैथेड्रल जो अभी आपको दिखाया जा रहा है ये मॉस्को में है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इसको इवान द टेरेबल ने 1555 से 1561 के बीच बनवाया था। और दोस्तों जैसा कि ताजमहल को लेकर कहा जाता है कि शाहजहां ने उस आदमी के हाथ कटवा दिए थे जिसने कि ताजमहल बनाया था, वैसा ही कुछ इस सेंट बेसिल्स कैथेड्रल के बारे में भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इवान ने कैथेड्रल के बिल्डर को कैथेड्रल कंप्लीट हो जाने के बाद में अंधा कर दिया था ताकि वो उसके जैसी बिल्डिंग कहीं और ना बना पाए। और दोस्तों कैथेड्रल के ऊपर जो 9 डोम्स यानी कि गुंबद बने हैं वो कैथेड्रल के 9 अलग अलग चैपल्स से बिलोंग करते हैं और हर डोम या फिर गुंबद कजान शहर पर हुए अटैक को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यूएसएसआर की रेड आर्मी या क्रास्नाया आर्मिया को यूएसएसआर की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद बनाया था, लेकिन 1946 में रेड आर्मी के नाम को रशियन आर्मी के लिए यूज करना सरकार ने बंद कर दिया था। दोस्तों आज के टाइम पर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के मामले में रशिया की मिलिट्री वर्ल्ड में 5th नंबर पर आती है। 2023 की रिपोर्ट फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग रशिया के पास कुल 20 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स हैं और रशिया अपनी जीडीपी का 4% से ज्यादा खर्च करता है हर साल मिलिट्री पर। दोस्तों रशिया के पास 1.5 लाख से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल, 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड और 4,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। दोस्तों ओइमियाकोन विलेज जो कि सखा प्रोविंस में है रशिया के, दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहां पर इंसानों की बनाई हुई परमानेंट सेटलमेंट है। दोस्तों ये सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे रिमोट और अलग थलग भी है और यहाँ से सबसे पास वाले शहर याकुत्स्क जो कि सखा प्रोविंस की कैपिटल है, वहां तक पहुंचने में 2 दिन लगते हैं ड्राइव करके। दोस्तों अलास्का जो कि रशियन एम्पायर का पार्ट था 1867 से पहले, ये रशियन एम्पायर की कॉलोनियल टेरिटरी थी नॉर्थ अमेरिका में जिसको कि रशियन अमेरिका कहा जाता था। दोस्तों रशिया ने 1867 से पहले भी कई बार यूएसए को अलास्का वाली टेरिटरी को बेचना चाहा था, लेकिन अमेरिकन सिविल वॉर के चलते यूएसए इसको नहीं खरीद पाया था। फाइनली 1867 में सिविल वॉर के खत्म होने के बाद यूएसए ने 7.2 मिलियन यानी कि सिर्फ 72 लाख यूएस डॉलर में अलास्का को खरीद लिया, लगभग 2 सेंट पर एकड़ के रेट पर। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश होने की वजह से रशिया को 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और रशिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी कि कामचटका पेनिनसुला और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी कि कालिनग्राड के बीच टाइम डिफरेंस लगभग 12 घंटे का है। ये कुछ वैसा ही है कि एक ही टाइम पर रशिया के एक शहर में सुबह हो रही है और दूसरे किसी शहर में शाम हो रही है। वैसे रशिया की ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है। दोस्तों एक और फैक्ट मैं इस वीडियो में साइबेरियन प्लेट्यू को लेकर एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन साइबेरियन प्लेट्यू को परमाफ्रॉस्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और भी इसी तरह की वीडियोस के अपडेट के लिए। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।